हेलो एवरीवन, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 7 चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और पिछले क्लास की बात की जाए तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, ठीक है, जिसे हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था और यहां पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था F बराबर QV साइन थीटा। और यह भी बात की थी हम लोगों ने कि यह बल अधिकतम कब होगा, ठीक है। अधिकतम बल की बात की थी हम लोगों ने, F मैक्स की बात की थी। ये F मैक्स कब होता है अधिकतम, ठीक है, जब थीटा बराबर कितना था 90 डिग्री, ठीक है। और हमने क्या बात की थी कि ये जो थीटा है ये क्या है, ये थीटा कोण है किसके किसके बीच, तो इस V और इस B के बीच, V वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण था, ठीक है। तो ये सब बात हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। और F बराबर हम लोग का आ गया था, यानी कि F मैक्स जो आया था वो क्या था, वो था QVB, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है कि कुछ कंडीशन तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक कंडीशन और हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, यदि, ठीक है, जो अगला कंडीशन है वो है यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो, तब F की बात हम लोग करेंगे। और हम लोग का F जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ F नहीं लिखेंगे, इसको हम F वेक्टर लिखेंगे और ये हो जाएगा QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद हैं और एक आवेश जो है इन दोनों क्षेत्र में, यानी कि दोनों एक साथ मौजूद हैं और इस दोनों क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो बताइए कि उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तब ये दोनों बलों का योग, यानी कि दोनों बल लगेंगे और उन लोगों का वेक्टर एडिशन लेंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों बल लगेंगे और दोनों बल का हम क्या लेंगे, वेक्टर एडिशन लेंगे। क्योंकि अब देखिए इसका कारण समझिए कि वेक्टर एडिशन लेने का कारण क्या है, ठीक है। कारण ये है कि बल एक जो है सदिश राशि है, ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। और जब हमने किसी आवेश को Q को, ठीक है, निकाल लेते हैं, जरा समझिएगा बात को कि ये वेक्टर एडिशन ही क्यों लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम F बराबर QE प्लस QVB साइन थीटा ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो हम यही बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी
क्या होता है कि इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते बच्चे, वेक्टर छोड़ देते हैं और सिर्फ ये लिख देते हैं या इसको ऐसे लिख देते हैं इस तरह से Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो वही हम समझा रहे हैं कि इसको हम वेक्टर एडिशन ही क्यों लेते हैं, इस बात को हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हमने कोई आवेश Q लिया और इसे हमने एक क्षेत्र में गति कराया, यहाँ पर जो क्षेत्र मौजूद था वो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र भी था और विद्युत क्षेत्र भी था। ठीक है, दिशा कैसी है, अभी दिशा की बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन हो सकती है, हम लोग आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी दिशा में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या है, बी भी मौजूद है, बी वेक्टर और ई वेक्टर भी मौजूद है, क्या समझिएगा। तो अब देखिए क्यू जैसे ही गति करता हुआ इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, इस क्षेत्र बी के कारण भी बल लगेगा और इस क्षेत्र ई के कारण भी क्या लगेगा, बल लगेगा। तो दोनों बल लगाएंगे, अपने अपने प्रभाव दोनों ही डालेंगे और जब दोनों प्रभाव डालेंगे तो दोनों अलग अलग तरह का बल जो है वो लगाएंगे और अलग अलग दिशा में लगाएंगे। जरूरी नहीं कि दोनों की दिशा एक ही हो, अलग अलग दिशा हो सकती है। ठीक है, तो जब इन दोनों के द्वारा लगने वाले बल की दिशा अलग अलग होगी, मान लीजिए कि ई के कारण जो बल लग रहा है, इस बिंदु पर मान लेते हैं ई के कारण, ई वेक्टर के कारण मान लीजिए यहाँ पर आवेश है क्यू, इस पर बल लग रहा है, वो हो सकता है उसकी दिशा इधर हो। ठीक है, और जो बी है चुंबकीय क्षेत्र, उसके कारण जो बल लग रहा हो उसकी दिशा कहीं और ये हो। तो एक के कारण मान लेते हैं ये एफ ई वेक्टर है और ये एफ बी वेक्टर है, यानी कि ये बी के कारण और ये ई के कारण। अब इसके रिजल्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसका रिजल्टेंट हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, तो एफ वेक्टर बराबर एफ ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, ना कि एफ बराबर एफ ई प्लस एफ बी, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी कारण हमें जब भी दिखाना होगा दोनों क्षेत्रों के लिए तो हम वेक्टर लगा के ही इसका फॉर्मूला दिखाएंगे और यूज भी करना होगा तो वेक्टर लगा के यूज करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग का जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रहने पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और क्या नहीं कर सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया और ऐसा क्यों लिखते हैं ये भी क्लियर कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। अब देखिए, अब गतिमान आवेश पर बल लग रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, अब बात ये करती है कि मान लीजिए कि कोई आवेश गति करता हुआ आया और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया। अब चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही वो प्रवेश किया तब उसके ऊपर जो है कैसा बल लगेगा और वो किस दिशा में गति करेगा उसका भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो उस बात के लिए ही अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। ठीक है, चलिए टॉपिक डाल लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। मोशन ऑफ a charge in a magnetic field। चलिए, तो हम लोग का ये नेक्स्ट टॉपिक है, तो इससे थोड़ा सा पहले क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ये जो हमने बताया अभी। ठीक है, बाकी चीजें नहीं लिखनी है, बस ये फॉर्मूला लिख लेना है आपको, क्योंकि बाकी चीजें समझने वाली थी तो हमने आपको समझा दिया। चलिए, अब जो बात कर रहे हैं हम लोग, अब बात कर रहे हैं मोशन की, गति, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करेगा
तो करेगा कैसे, ये बात हम लोग को जानना है। बात क्लियर हो रही है? हमें क्या जानना है कि मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र हमने बना लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई आवेश आया, तो वो आवेश गति कैसे करेगा, हमें ये जानना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि कोई आवेश आया और आने के बाद अब चुंबकीय क्षेत्र में इसकी गति क्या होगी, क्योंकि भाई हो सकता है कि जो है आवेश अलग अलग दिशाओं से प्रवेश कर रहा हो चुंबकीय क्षेत्र में, इधर से ही प्रवेश कर सकता है, इधर से ही प्रवेश कर सकता है। ठीक है, कहीं से भी कोई भी आवेश प्रवेश कर सकता है, इधर से प्रवेश कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि पॉजिटिव आवेश, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एंटर कर रहा हो। ठीक है, हो सकता है निगेटिव चार्ज एंटर कर रहा हो, तो चार्ज भी किसी भी तरह का हो सकता है। तो उस कंडीशन में एंटर करने के बाद अब इसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, ये जानना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे ही एक गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो आ करके ये रुक जाएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, इसमें फिर गति करेगा और वो गति कैसी होगी वो हमें जानना है। ठीक है, उसे हमें समझना है। तो देखिए आपको पहले हम बता देते हैं कि ये गति कैसी होगी। तो देखिए जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गति वृत्तीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? वृत्तीय हो जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करने जा रहे हैं वृत्तीय गति की, और यही हमें समझना है कि ये वृत्तीय गति होगी कैसे। ये जो वृत्तीय गति होगी तो ये होगी कैसे। ठीक है, यही हम लोग को समझना है, यही हम लोग को सीखना है। चलिए, ठीक है, कि भाई कोई आवेश आया और ये क्या किया, वृत्तीय गति करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अभी हम आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। पहले थोड़ा सा फिगर बना लें। चलिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, समझते हैं इसको कि क्या होगा। पहले तो भाई थोड़ी कुछ बातें हमें लिखनी पड़ेंगी। लिखेंगे क्या, माना चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा कागज के तल, यानी कि जिस कॉपी या कागज पर आप लिख रहे हैं उस कागज की बात की जा रही है, कागज के तल के लंबवत है। और एक Q आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। बी वेक्टर की दिशा में है, मतलब बी वेक्टर जो है की दिशा कागज के तल के क्या है, लंबवत है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, तो वो क्या होगी, इसके लंबवत ऐसे होगी। और ये बोर्ड को अगर हम नीचे हॉरिजॉन्टली रख दें तो वो उसके लंबवत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऐसे, तो उसी की बात की जा रही है, लंबवत बात की जा रही है। और कह रहा है कि एक Q आवेश जो है वो कागज के तल पे ही क्या कर रहा है, V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। क्योंकि कागज के तल पे हमने क्या किया, प्रवेश कराया आवेश को। अब देखिए कागज का तल क्यों बोल रहे हैं, इसको भी जरा समझिएगा कि कागज तल बोलने का कारण क्या है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम आवेश प्रवाहित करेंगे तो किसी न किसी सतह पे ही करेंगे आवेश। हवा में तो आवेश को प्रवाहित करेंगे नहीं, और हवा में तो देखेंगे नहीं। ठीक है, तो कोई ना कोई सतह तो लेनी होगी हमें। तो वो सतह मान ले रहे कि कागज का वो तल है। ठीक है, ताकि समझने में हमें आसानी होगी। कागज का तल यानी कि एक
हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस पर एक आवेश प्रवेश कर रहा है उस तल पर, ठीक है, और जो कि चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के कैसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि अगर किसी भी एंगल पर, देखिए यहाँ पर लंबवत देने का कारण क्या है वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम किसी भी एंगल पर आवेश को प्रवेश करा देते हैं तो हमने बताया था कि वो कैसा गति करने लगेगा, वो गति करने लगेगा एक स्प्रिंग की तरह, एक स्प्रिंग यानी कि हेलिकल आकृति बनाएगा, ठीक है। कैसे हेलिकल आकृति बनाएगा, चलिए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक काम कीजिए, पहले जरा सा इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा क्योंकि मिटा रहे हैं फिर लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है। ये टॉपिक डाल लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो बता रहे हैं, पहले थोड़ा सा पीछे भी, क्योंकि देखिए रिलेटेड है एक दूसरे से, तो जब तक हम लोग रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसका जो है पूरा कंसेप्ट समझ नहीं पाएंगे और हमें वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समझ लेते हो एक एक बात को तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सारा लिंक जो है अपना बनता चला जाएगा और आपको बातें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अभी सिर्फ टॉपिक मिटा रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि अभी इसकी जरूरत तो है समझाने के लिए हमें, इसलिए टॉपिक हमने मिटा दिया है सिर्फ। तो टॉपिक का नाम लिख लेना है आपको, बाकी मैं समझिए। देखिए हमने कहा था कि भाई अगर हम किसी भी एंगल पर क्या करते हैं कि हम आवेश को प्रवेश करा देते हैं, ठीक है। किसी भी एंगल कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये ऊपर की ओर हमारा बी वेक्टर की दिशा है, ठीक है, और ये हमारा जो है इधर जो जा रहा है, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर की दिशा है और इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, जरा समझिएगा बात को, होगा क्या कि ये जो v वेक्टर है जो किसी एंगल पर, इन दोनों के बीच जो एंगल बना है, किसी एंगल पर अगर जाता है तो क्या होगा कि ये गति जो कर रहा है इसको हम कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। इसको जब दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा जो कि हो जाएगा v साइन थीटा का, और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा जो कि होगा v cos थीटा का। जरा समझिएगा बात को। तो भाई दो कंपोनेंट हो गए। अब ये जो दो कंपोनेंट है तो ये क्या करेगा कि ये v cos थीटा चाहेगा कि इसको हम इसके समांतर, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है v वेक्टर की जो दिशा है उस ओर लेके जाए। कौन चाहेगा, ये v cos थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं v sin थीटा वाला कंपोनेंट, वो आवेश को चाहेगा कि हम इस v वेक्टर के क्या करें, लंबवत उसको लेते जाएं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो अलग अलग जो है डायरेक्शन में गति करेगा। अब उस अलग अलग डायरेक्शन के कारण क्या होगा, ये एक थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और फिर इसके कारण यानी कि सीधी मतलब सीधी रेखा में ये गति करेगा, यानी कि कह सकते हैं इस तरह से। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये थी, तो ये जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन v sin थीटा इसको इधर बल लगाएगा। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह की आकृति बना देगा, ठीक है। इस तरह से बनाता हुआ चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है, ऐसे आकृति बनेगी। क्योंकि भाई एक बल लग रहा है ऊपर जाने का और एक बल लग रहा है लंबवत जाने का, तो वो हमेशा ऐसा ही बल लगता रहेगा और इस बल के कारण ही ये एक स्प्रिंग नुमा आकृति बनती चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं हेलिकल शेप, है ना। ये हेलिकल आकृति जो बनती चली जाएगी और इसी पर क्या करेगा, आवेश गति करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यही होगा किसमें, तो ये होगा जब हम किसी भी एंगल पर क्या करते हैं, हम प्रवेश करा देते हैं आवेश को, तब, ठीक है। तो कारण भी समझ गए कि ये v cos थीटा कारण है और ये v sin थीटा कारण है, कैसा, इस हेलिकल आकृति का। लेकिन अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो लंबवत प्रवेश कराने की बात कर रहे हैं। तब आकृति कैसी होगी, क्या ये सीधी रेखा में गमन करेगा, क्या ये हेलिकल लूप बनाएगा, या फिर ये क्या करेगा, एक वृत्ताकार आकृति बनाएगा, कैसी दिशा में गति करेगा, कैसे आकृति करेगा, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर होगी, किसी एंगल पर यानी कि
हमको एंगल, किसी भी एंगल कहने का मतलब क्या है कि थीटा जो है वो ना हमें 0 डिग्री लेना है, थीटा ना हमें 90 डिग्री लेना है, ठीक है। वो हो सकता है आपका 15 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कोई भी एंगल हो, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए और 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, इन सब एंगलों को छोड़ करके, ठीक है। तब हम बात करेंगे, तब ये हेलिकल आकृति बनेगी, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट ब्रेक होंगे तब। तो ध्यान रखना, कंपोनेंट में जब हम ब्रेक कर सकने योग्य होंगे तभी ये स्प्रिंग नुमा आकृति बनेगी, हेलिकल आकृति बनेगी। लेकिन जब हम लंबवत प्रवेश कराएंगे तो कैसे आकृति बनेगी, वृत्ताकार आकृति बनेगी। और यह आकृति कैसे बनेगी इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए पहले समझिएगा इतना बात को, क्या होगा कि जब मान लीजिए कि ये आवेश Q है यहाँ पर, ठीक है, प्लस का है, मान लीजिए ये इस दिशा में गति कर रहा था, ठीक है, बी वेक्टर, और एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या था, वो इस बोर्ड के क्या लंबवत है, ऐसे। अब देखिए ये इधर जा रहा है और ये इसके लंबवत है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इन दोनों की जो है बल की जो दिशा होगी, ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, फिर से बात कर रहे हैं पिछली क्लास की। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या करता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर देता है और वह वेक्टर उन दोनों वेक्टरों के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये जो f आप देख रहे हैं ना, तो ये f की दिशा क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी कुछ इस तरह से, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये वाली दिशा हो गई b की, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, ये b की दिशा हो गई और ये सॉरी v की दिशा ये, b की दिशा ये और f की दिशा ये ऊपर की ओर। तो देखिए अगर ऊपर की ओर बात करें तो ये देखिए ये किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और क्या होगा कि हर बिंदु पर अगर हम देखें, ठीक है, यानी कि भाई ये जा रहा था इधर, बल लग रहा था इधर, तो इसने थोड़ा सा इसको क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। अगर इस बिंदु की बात करें तो फिर वही होगा कि ये जाएगा इधर लंबवत, तो इसके लंबवत, तो लंबवत हमेशा कहाँ चला जाएगा, तो वो लंबवत हमेशा सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है। अब यानी कि देखा जाए तो सेंटर पर क्या हो रहा है कि एक फोर्स जो है वो हमेशा हर एक बिंदु पर लग रहा है, ठीक है, हाँ, सेंटर की ओर, ठीक है। फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसके लंबवत एक बल लग जाता है, जैसे आगे बढ़ता है तो उसके लंबवत एक बल लग जाता है। तो हर बिंदु का जब हम लंबवत देखते हैं तो वो कहाँ जाएगा, केंद्र की ओर ही जाएगा, ठीक है। और ये एक वृत्ताकार आकृति में ही ऐसा होता है। तो इस तरह से क्या पता चला कि ये एक वृत्ताकार आकृति बनाएगा, ठीक है, वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। तो हम लिख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो यह एक वृत्ताकार पथ में गति करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो भाई क्लियर हो गया कि लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार पथ में क्या करेगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। और क्यों वृत्ताकार पथ में गति करेगा, ये बात भी आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए तो आप ये फिगर बना लीजिए, उसको लिख लीजिए और इसमें आगे बात करेंगे कि भाई जो बल लगता है, बल, वो बल बराबर क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल F बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा, और थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि क्या है, लंबवत है, लंबवत प्रवेश कर रहा है, नहीं लंबवत प्रवेश कर रहा है इसलिए। तो इसलिए F बराबर QVB, ठीक है, F बराबर QVB हो गया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ तक तो बात क्लियर है भाई, वृत्ताकार पथ होगा, बल जो लगेगा वो QVB होगा। अब हमें इसमें कुछ बातें और जाननी है कि अगर बल जो है F बराबर QVB लग रहा है
तो और पथ कैसा है, वृत्ताकार पथ है, तो वो वृत्ताकार पथ कितना बड़ा हो सकता है, उसकी त्रिज्या क्या हो सकती है, इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आवेश, आगे पॉइंट में आवेश वृत्ताकार, रहने दीजिए, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं ताकि हम लोग एग्जाम में जब लिखें बोर्ड के एग्जाम में तो थोड़ा सा बिल्कुल मतलब क्लियर दिखना चाहिए सब कुछ कि हम करने क्या जा रहे हैं। और अगर क्वेश्चन बना के पूछे तो एक बात समझना चाहिए। देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या पूछेगा। पूछेगा कि अगर कोई आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराते हैं तो उसकी गति जो है कैसी होती है, वृत्ताकार। ऑप्शन देगा, अलग अलग तरह का ऑप्शन देगा, ठीक है। सीधी रेखा में गति करेगा, वृत्ताकार पथ में गति करेगा, ठीक है, हेलिकल पथ में गति करेगा, या किसी भी गति, कोई भी गति कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वृत्ताकार पथ में गति करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि उस पर बल कितना लगेगा, अगर लंबवत प्रवेश कर रहा है तो बल लगेगा QVB, ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप का इस तरह का, तो हम आराम से आंसर दे लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो वह एक वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो बताइए उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से आप आंसर दे लीजिएगा, यहाँ पर कहीं पर भी त्रिज्या की बात नहीं की गई है तो आप आंसर नहीं दे पाइएगा त्रिज्या के लिए। तो उसी त्रिज्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो एक काम करते हैं, टॉपिक की तरह इसको, मतलब टॉपिक के अंदर टॉपिक छोटा सा ऐसे एरो लिख लेते हैं, त्रिज्या वृत्ताकार, यानी कि जो वृत्ताकार पथ बन रहा है ना उसके लिए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। चलिए, तो जो वृत्ताकार पथ बन रहा है उसकी त्रिज्या की बात कर लेते हैं। तो भाई हम जानते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लिखेंगे हम जानते हैं कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल, ठीक है, कौन सा बल, अभिकेंद्र बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r, यही होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो एक अभिकेंद्र बल उस पर जरूर लगता है, ठीक है। वस्तु चाहे किसी माध्यम से बंधी हो या ना बंधी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वृत्ताकार पथ में गति हो रही है तो अभिकेंद्र बल लगेगा ही लगेगा, कहाँ, केंद्र की ओर, नहीं, ठीक है, लगता ही है। तो अभिकेंद्र बल ये हो गया mv²/r, ठीक है। इसीलिए अब देखिए ये भी क्या है भाई, F=QV, ये भी बल है और ये भी बल है, ठीक है। और ये भी, इसके कारण भी वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, इस बल के कारण भी, और इस बल के कारण भी वृत्ताकार पथ में गति हो रही है। इसीलिए क्या लिखेंगे कि लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्र बल, क्योंकि दोनों एक ही तरह के बल हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा QVB
बराबर mv²/r। और हमें क्या चाहिए अब, तो देखिए यहाँ पे इसलिए हमने एक सब टॉपिक बनाया था कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या त्रिज्या। तो यहाँ पर हमें मेन जो है ध्यान देना है वो किस पर ध्यान देना है, वो इस त्रिज्या पर ध्यान देना है, r पर, कि हमें r चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस r को उठा के इधर ले आएंगे, r बराबर, ठीक है, और इस पूरे को, क्योंकि जो हमें चाहिए उसको अकेला एक तरफ रखेंगे, बाकी जो दूसरी तरफ, तो ये इधर आ जाएगा और हो जाएगा mv²/qvb, ठीक है, और यही हमारा क्या आ गया, r आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि देखिए आवेश का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, अगर v को देखें तो एक v से एक v कट जाएगा और एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा mv/qv। अब देखिए अगर हमको पता चल जाए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ठीक है, आवेश का द्रव्यमान आवेश, ठीक है, उसका वेग और b मान रखेंगे तो त्रिज्या का हमें पता चल जाएगा आसानी से। तो बस यही त्रिज्या के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये त्रिज्या के लिए हो गया। अब देखिए वृत्ताकार पथ में गति हो रही है, तो एक बात और है कि भाई वो एक चक्कर अगर पूरा लगाता है तो भाई, क्योंकि वृत्ताकार पथ में गति हो रही है तो वो एक आवर्ती गति होगी, क्योंकि वो चक्कर लगाएगा बार बार, ठीक है भाई, हेलिकल नहीं ना है कि आगे बढ़ता चला जाएगा। ये कैसा है, तो ये वृत्ताकार है, तो सर्कुलर है, तो ये एक ही मतलब जो है पथ पे बार बार राउंड लगाएगा। तो राउंड लगाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका आवर्त भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ये आवर्त गति भी करेगा। तो चलिए आवर्त गति इसका देख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा, मिटा रहे हैं हम, इसे लिख लीजिएगा। देखिए अब हम यहाँ पर किसी पूछता है क्वेश्चन, देखिए जो हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखिए वृत्ताकार पथ में गति किया तो क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा कि बताइए इसका आवर्त काल क्या होगा, यानी कि कितने देर में ये पूरा एक चक्कर लगा देगा। आवर्त काल का मतलब क्या कि भाई वो समय जिसमें कोई भी कण अपने एक वृत्ताकार पथ में पूरा एक चक्कर लगा देता है, ठीक है। एक बात और, वृत्ताकार पथ हो या कोई भी पथ हो, लेकिन एक चक्कर लगाने की बात होनी चाहिए कि एक चक्कर जितने समय में वो पूरा करता है वही उसका क्या होता है, आवर्त काल होता है। जैसे आप देखते हैं कि घड़ी की अगर हम सेकंड की सुई बात करें तो सेकंड की सुई 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो उसका आवर्त काल क्या हुआ, 60 सेकंड। लेकिन वही अगर हम मिनट की सुई के लिए आपसे पूछे कि भाई उसका आवर्त काल क्या होगा, तो आप 60 सेकंड नहीं बोल सकते। मिनट की सुई क्या करती है, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है मिनट की सुई, तो उसका आवर्त काल 60 मिनट यानी कि 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, आवर्त काल। तो वही एक देखिए एक का आवर्त काल 60 सेकंड है तो एक का 3600 सेकंड है। तो इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि भाई घंटे वाली सुई का आवर्त काल क्या होगा, तो क्या 60 सेकंड होगा, नहीं। क्या 3600 सेकंड होगा, नहीं, ठीक है। घंटे वाली सुई का आवर्त काल क्या हो जाएगा, वो 12 घंटा हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटा में वो पूरा अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो वो आवर्त काल 12 घंटा हो जाएगा। 12 घंटे वाली सुई में एक 24 घंटे वाली सुई भी होती है, तो उसमें 24 घंटा होगा आवर्त काल, ठीक है। चलिए उसी तरह से तो आवर्त काल आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक जो है इसको भी सब टॉपिक बना लेते हैं, यहाँ पे टॉपिक डाल देते हैं कि आवेश की गति का आवर्त काल, ठीक है, यानी कि हम लोग अब आवर्त काल के लिए व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं, टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो देखिए टाइम पीरियड कैसे निकलेगा उसको समझ लेते हैं। देखिए भाई पथ कैसा है, वृत्ताकार है, तो यहाँ से कोई कण चलना शुरू किया और ये चलता हुआ वापस यहाँ आया, तो भाई पूछ रहा है कि ये आने में समय कितना लगा, तो समय को हमने कहा कैपिटल T, ठीक है, जिसे हम आवर्त काल भी कह रहे हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। अब अगर हमसे पूछा जाए इसका वेग हमको पता है, इसका वेग कितना है भाई, ये v वेग से गति कर रहा था, ठीक है, ये वेग जो है क्या है, v वेग है, ये पता है, और इसकी त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है। अब हमसे कहा गया ये आवर्त काल के लिए फॉर्मूला चाहिए, भाई कैसे निकलेगा, तो उस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं v होगा, कहीं ना कहीं r होगा, ठीक है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे। तो भाई अगर आपको याद हो
आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टाइम के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस बाई स्पीड ये फॉर्मूला जो है यानी कि दूरी बटे चाल, यानी कि आप लोगों ने अगर सिंपल सीधा फॉर्मूला पढ़ा होगा तो दूरी बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा चाल गुने समय। तो यहीं से हमने क्या कर लिया, समय ले लिया, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये अब यहाँ पर क्या है कि चाल तो आपको पता है कि v है, लेकिन दूरी नहीं पता है। तो दूरी हम निकाल सकते हैं ना कि भाई ये पथ कैसा है, वृत्ताकार है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, ये परिधि तो है, और परिधि क्या हो जाएगा, वही दूरी हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। तो वही आवर्त का t बराबर क्या आ गया, 2 पाई r बटे v, ठीक है, ये t हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको कि भाई ये तो r अगर पता है तब का फॉर्मूला हो गया, लेकिन r हमको नहीं पता है। तो भाई क्या करेंगे, तब हमको इसको किस में लेके जाना होगा, इस फॉर्मूले के रूप में। तो r की जगह पर हम इसको रख सकते हैं, नहीं तो r का मान रखने पर, r का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई इंटू r, r बराबर क्या हो जाएगा भाई mv बटे qb और पूरे के बटे में v, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मिटा लेते हैं और इसको लिख लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई इंटू mv बटे v इंटू qb। यहाँ से देखिए v से v कैंसिल हो गया और t बराबर आ गया 2 पाई m बटे qb, ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, आवर्त काल के लिए। चलिए तो यहाँ पर आप देख लीजिए आवर्त काल के लिए आ गया ये फॉर्मूला और त्रिज्या के लिए आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इन सब में क्वेश्चन पूछता है आवर्त काल के लिए, तो भाई सीधे क्वेश्चन पूछेगा जब कि भाई कोई आवेश है और वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो बताइए कि वो कैसे पथ में गति करेगा, तो वृत्ताकार पथ में। और पूछ दिया कि उस वृत्ताकार पथ का आवर्त काल क्या होगा, उस कण का जो है उस वृत्ताकार पथ में गति करने का जो समय होगा वो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई ऑप्शन में आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले दिखाई देंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई m बटे qb, ये भी क्लियर हो गया। और कभी कभी क्वेश्चन और पूछता है क्या कि पूछ देगा कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि कण नहीं, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ में गति करता है तो बताइए उसका आवर्त काल या उसके गति करने का जो समय है वो वेग पर निर्भर करता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूले में कहीं पर वेग दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर था लेकिन वेग से वेग कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर वेग तो दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वेग जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, मतलब कैंसिल हो गया है, तो वेग पर निर्भर नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ठीक है। और वही पूछा जाएगा कि उसकी त्रिज्या, ठीक है, उसका जो वृत्त बनने वाला जो वृत्त है वो वेग पर निर्भर करेगा, तो बिल्कुल वो वेग पर निर्भर करेगा। वेग जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा त्रिज्या होगी, और जब त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी तो उसका जो वृत्त बनेगा वो उसका आकार भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि वेग जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका समय जो आवर्त काल है वो ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि वैसे फंसा लेता है, ठीक है। कहेगा क्या कि वेग बढ़ा दिया गया, ऐसे कहेगा कि भाई एक आवेश था उसको चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया और उसका टाइम पीरियड t1 था, v वेग से प्रवेश कराया गया था, v1 वेग से। अब बताइए कि अगर इसको v2 वेग से प्रवेश कराया जाए और इसका टाइम t2 हो तो बताइए कि क्या कौन सा संबंध सही है। और संबंध दे देगा t1 ग्रेटर देन t2, संबंध दे देगा t1 लेस देन t2, संबंध दे देगा t1 इज इक्वल टू
T2, इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ ऑप्शन बना देगा। अब बताइए तो क्या होगा, बच्चे सोचेंगे कि गति जो है मान लीजिए V1 से V2 हुआ है और ये V2 जो है मान लीजिए अधिक है। अगर आपको क्वेश्चन में देता है कि V2 क्या है भाई अधिक है, तो सोचेंगे कि भाई वेग बढ़ा है तो समय क्या हो जाएगा, बच्चे सोचने लगेंगे कि वेग बढ़ा है तो बहुत जल्दी जल्दी घूमेगा, और जल्दी घूमेगा तो उसका जो समय है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और वो फंस जाते हैं और कुछ गलत जो है ऑप्शन चुन लेते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले पर ध्यान दें तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि वेग पर निर्भर करेगा ही नहीं, तो वेग V1 से V2 यानी कि बढ़ जाए या घट जाए उसका इस टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यही समझना है, यही सीखना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि गलतियां यहीं पर होती हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल तरीके से भी सोचते हैं और जो मेन कंसेप्ट है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और हमारा आंसर क्या होता है, आता हुआ आंसर थोड़ी सी गलती के कारण, थोड़े से नहीं सोचने के कारण गलत हो जाता है। तो इस सब बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक की बात हो गई, इसको लिख लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने अभी तक किसकी बात कर ली, आवर्तकाल की बात कर ली, त्रिज्या की बात कर ली। अब एक बात कर लेते हैं आवृत्ति की, ठीक है, ठीक है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सबसे मतलब जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उन सबको जान लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी को भी, ठीक है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी F बराबर क्या होता है, 1/T होता है। तो कुछ नहीं करना है, T का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि T बराबर हम लोगों का क्या था, 2πm/QB था, ठीक है। तो ठीक F जो है क्या है, इसका उल्टा है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई F बराबर, तो F बराबर हो जाएगा QB/2πm। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग को याद कर लेना है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपको सबको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बार थोड़ा सा, चलिए इसको लिख लीजिएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि रटने की जरूरत नहीं है। एक बार देखिए पूरा हम आपको शुरू से लेके अंत तक की बात करते हैं, ठीक है। बस आपको कंडीशन पे ध्यान देना है भाई। बात जब भी हो किसकी कि एक आवेश Q की और इसको प्रवेश कराया जा रहा हो एक चुंबकीय क्षेत्र B में, समझते रहिएगा, B वेक्टर में, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में प्रवेश कराया जा रहा हो, और किससे प्रवेश कराया जा रहा हो, B वेग से, B वेक्टर के वेग से प्रवेश कराया जा रहा हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन दोनों के बीच जो एंगल थीटा बन रहा है वो कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। तो पहले तो यहाँ तक की बात कर लेते हैं, थीटा की बात बाद में करेंगे। अगर किसी आवेश Q को B वेक्टर में B वेक्टर से प्रवेश कराया जा रहा हो तो भाई एक क्या लगेगा, एक बल लगेगा F, और इस F का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा QB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मेन तो यही था, ये समझ गए कि भाई किसी आवेश Q को B वेक्टर में B वेक्टर से प्रवेश कराया जाए तो एक बल F लगता है, और इस F के लिए फॉर्मूला की बात करें कि ये F होता है कितना है, तो ये होता है Q इंटू B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ तक बिल्कुल देखिए इतना सिर्फ आपको याद रखना है, और ये अगर आपको याद है तो अभी जितना जो मैंने बताया सब आपको याद आ जाएगा, ठीक है। कैसे, आपसे किसी ने पूछा कि भाई जैसे ये कंडीशन दी कि भाई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें B वेग से जो है कोई आवेश प्रवेश कर रहा है, ठीक है, और साथ में एक कंडीशन दे दिया कि लंबवत प्रवेश कर रहा है, 90 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है, तो बताइए उसकी आवृत्ति क्या होगी। अब पूछ दिया आवृत्ति, बताया इतना बात कि 90 डिग्री पे यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री पे प्रवेश कर रहा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, B वेग है, और एक आवेश Q है, ठीक है। तो तुरंत आपको रिलेट कर लेना है कि भाई पहले तो इन तीनों से क्या रिलेशन बनता है, ये बनता है, और F बराबर इस रिलेशन से वेक्टर के रूल के अनुसार रिलेशन क्या बनता है, QVB sin थीटा बनता है। अब थीटा यहाँ पर दे चुका है क्वेश्चन में
90 डिग्री, तो F बराबर आप समझ गए QEB होता है। और आपको बात याद आ गई कि जैसे 90 डिग्री में प्रवेश करेगा तो ये कैसा पथ बनाता है, वृत्ताकार। ये आपको ध्यान रखना होगा कि 90 डिग्री पर जैसे प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार पथ बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है B और B वेक्टर के कारण जो F बल लग रहा है वो क्या है, वो भी एक वेक्टर ही होगा और इसकी दिशा जो होगी वो इन दोनों के क्या होगी, लंबवत होगी। और जैसे ही लंबवत होगी तो भाई हमेशा लंबवत दिशा इसके V की, ये कोई वेग इधर वेग कर रहा है और इसका जब भी लंबवत की बात हो जाएगी कोई दूर की, तो समझ लीजिए कि वो एक वृत्ताकार पथ पर गति करना शुरू कर ही देगा। ठीक है, वो वृत्ताकार पथ पर गति करना शुरू कर ही देगा। तो यानी कि पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। और जैसे ही वृत्ताकार हुआ, ठीक है, तभी तो आवृत्ति की बात हो रही है। ठीक है, और अब ये आ गया तो आपको पता है QVB होता है। अब भाई वृत्ताकार पथ है तो उसमें mv²/r, अभी केंद्र बल तो होगा ही होगा। अब भाई ये भी बल है और ये भी बल है, दोनों को आपस में बराबर कर दिए और यहाँ से r निकाल लिए। ठीक है, ये r क्या हो गया, r हमारा हो गया भाई v से v कट गया और r बराबर हमारा हो गया mv/qb। ठीक है, अब r की जब बात हो गई, ठीक है, तो हम t की बात कर सकते हैं। t बराबर होता है दूरी बटे चाल और दूरी हमारा 2πr है और चाल हमारा क्या है, b है और r का वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो भाई t बराबर हो गया कितना, 2π/mv और बटे qb/v और v से v कट गया तो t बराबर आ गया 2πm/qb। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया आवृत्ति के बारे में, f बराबर 1/t, तो बराबर आ गया हमारा क्या, qb/2πm। ठीक है, और अगर किसी पे डिपेंडेंट की बात की जाए तो आप उसका फॉर्मूला देखिए, अपने आप से पता चल जाएगा कि भाई डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे v पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, किसके, t की, लेकिन r जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, v पर, कि भाई वेग बढ़ेगा तो r बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए b की बात करें, कहेगा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर बढ़ जाए तो क्या होगा। तो अगर बात करें आवर्तकाल की, तो देखिए आवर्तकाल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच कैसा संबंध है, ये व्युत्क्रम का संबंध है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा संबंध है। तो ये b बढ़ेगा अगर तो t घटेगा। लेकिन अगर वही बात यहाँ पर त्रिज्या के लिए भी की जाए तो b बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, त्रिज्या तब भी घटेगी। ठीक है, तो यही बात है, लेकिन b बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। लेकिन भाई आवृत्ति की बात की जाए कि b बढ़ेगा तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। b बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या छोटी हो रही है तो भाई वृत्त कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब छोटा हो जाएगा तो भाई समय तो उतना ही लगना है, तो ज्यादा चक्कर लगा पाएगा उतने ही समय में, तो इसीलिए क्या हो जाता है, आवृत्ति बढ़ जाती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको एक एक कंसेप्ट जो है कौन कहाँ से आया, कैसे आया, एक एक बात क्लियर कर दी है अपनी तरफ से। लेकिन उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो भाई थम्स अप का जो है सिंबल जरूर दबा दें। ठीक है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि क्योंकि थम्स अप आप जब सिंबल दबाते हैं यानी कि लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो भाई हम आपको कुछ सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उतना कर दिया करें बच्चों। ठीक है, और अगर और भी अच्छी लग रही क्लासेस तो अपने दोस्तों को भी क्या करें, आप शेयर कर दें वीडियो को। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।